ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है एक कदम और बुजुर्गों के लिए। श्रृंखला की चौथी कड़ी, बुजुर्गों का खान पान कैसा हो। आज के विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर पीयूष रंजन और पोषाहार विशेषज्ञ साक्षी चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं कनकलता और अशोक अग्रोही। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए लेकर हाजिर हैं हम। मैं कनकलता और मेरे साथ हैं अशोक अग्रोही। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, जिसमें हम आपको कोशिकाओं का निर्माण धीमा पड़ जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, पाचन तंत्र का धीमा पड़ जाना, कमजोर हड्डियां और मांसपेशियां तथा थकान जैसी समस्या आम हो जाती है। शारीरिक गतिविधियां कम होने से मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है और हम शुगर, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। बढ़ती उम्र में क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, इन सब के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन और प्रशिक्षित डाइटिशियन साक्षी चोपड़ा। डॉक्टर पीयूष रंजन और साक्षी जी, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहला तो सवाल हमारा यही है आपसे कि बढ़ती उम्र की वजह से शरीर में कौन कौन से बदलाव होते हैं और वे हमारे खान पान पर कैसे प्रभाव डालते हैं। जी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एक नॉर्मल सी प्रक्रिया होती है कि जैसे 40-45 के बाद हड्डियां जो कि मजबूत होने की प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे रुक सी जाती है और 60 के आसपास आते आते धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या बढ़ती जाती है। तो इस कारण से 40 से लेकर उसके बाद की जो कंटिन्यूअम होता है उसमें हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और एक उम्र के बाद यानी कि 45 से 50 के होने के बाद जो आपकी मांसपेशियों की जो टोटल अमाउंट होता है, जो मसल मास होता है, वो भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, जिसको कि हम लोग वैज्ञानिक टर्म में सार्कोपीनिया कहते हैं। इन दोनों की वजह से जो फिजिकल एक्टिविटी है यानी कि चलने फिरने और जीवन में जितना ज्यादा एक्टिव रहने की जो हमारी ओवरऑल कैपेसिटी होती है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इन सबों की वजह से हमारे खाने की जो रूटीन होता है उसमें परिवर्तन आता है और धीरे धीरे जैसे कि हमारी अतरियां जो हैं उसमें जो मोटिलिटी कम होने लगती है। बहुत सारे लोग जो हैं एक उम्र के बाद कब्जियत का शिकार हो जाते हैं। तो धीरे धीरे हमारे फूड प्रेफरेंसेस में भी चेंजेस आने लग जाते हैं। तो डॉक्टर पीयूष, आम आदमी जो मतलब वरिष्ठ नहीं हो, जो वरिष्ठ हो गए हैं, उनके खाने में क्या अंतर होना चाहिए?
खाने में एक जो डाइट पैटर्न होता है वो हर उम्र के लिए लगभग एक जैसा है। हमें कैलोरी डेंस फूड यानी ऐसा फूड जो कि बहुत ज्यादा मीठा तला भुना ऐसा ना हो, जिसे कि आप लोग सुनते भी होंगे HFSS यानी कि हाई इन फैट सॉल्ट एंड शुगर कंटेंट, उसे हमें कम से कम खाना चाहिए। और एक जो हमारी थाली हो खाने का हो, चाहे वो हमारा सुबह का नाश्ता हो या फिर दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो, इसमें तमाम तरह के बैलेंस डाइट होने चाहिए। लगभग 1/3 पोर्शन जो है वो हरे पत्तेदार सब्जियां और सलाद होनी चाहिए और 1/3 जो है वो प्रोटीन रिच होना चाहिए और साथ ही साथ उतनी ही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और फैट भी होना चाहिए। यहाँ जरूरी है इस बात को समझना कि फैट जो है वो रिफाइंड नहीं हो, जो सैचुरेटेड फैट यानी कि ऐसा फैट जो कि सॉलिड नहीं रहता, जैसे कि हम लोग वनस्पति घी कहते हैं, उसके बजाय में लिक्विड वाला जो फैट होता है वो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। राजस्थान भरतपुर से हमारे एक श्रोता है। डॉक्टर साहब, मैं उषा भारद्वाज बोल रही हूँ भरतपुर राजस्थान से, और मेरा गांव है नाम गांव। मुझे हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो आप मुझे बताइए क्या मुझे घी खाना बंद कर देना चाहिए? देखिए, मैं घी खाने से ज्यादा ये कहूंगा कि घी के साथ साथ उनको हाई फैट सॉल्ट और शुगर ये तीनों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जो सिर्फ फैट है वही फैट चर्बी में जाकर के बनता है। अगर आप हाई शुगर भी खा रहे हैं तो वो आपके लीवर में और दूसरे जगह में जाके अल्टीमेटली जो हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जो अतिरिक्त चर्बी होती है जिसकी वजह से दिल की बीमारी और जो लकवा जैसी बीमारी होती है उनके फैलने का खतरा रहता है। तो फैट को जरूर वो मॉडरेट करें, फैट को जीरो करना जरूरी नहीं है। साक्षी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो हम कहते हैं चावल नहीं खाओ और ये ब्राउन राइस अच्छा होता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ब्राउन राइस अच्छा है और क्या जो सफेद चावल आमतौर पर जो घरों में खाया जाता है वो नुकसानदेह है? जी देखिए, सफेद चावल और ब्राउन चावल में एक ही अंतर है जो कि है फाइबर का। फाइबर हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम भोजन खाते हैं उसके बाद पाचन के बाद जो खून में ग्लूकोज का लेवल होता है वो जो बढ़ता है, अगर फाइबर हमारे खाने में ज्यादा होगा तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर हम रिफाइंड फाइबर की तरफ जैसे सफेद चावल, मैदा, इसकी तरफ ज्यादा जाएंगे तो खून में जो ग्लूकोज का लेवल है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। बुजुर्गों में डायबिटीज एक आम समस्या है और इसमें जो हमारा फाइबर है वो ज्यादा इसलिए होना चाहिए ताकि उनका जो ग्लूकोज का लेवल है वो सामान्य रहे, तेजी से ना बढ़े। तो ये सही है कि ब्राउन राइस व्हाइट राइस से बेहतर है क्योंकि उसमें फाइबर है। पर अगर और भी हम देखें तो अगर आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी ले रहे हैं वो ब्राउन राइस से भी बेहतर है। अगर आप दलिया खा रहे हैं वो मल्टीग्रेन आटे की रोटी से भी बेटर है। तो बैलेंस तरीके से अगर आप चूज करेंगे तो आप एक पोषण आहार की तरफ बढ़ सकते हैं। तो जितना साबुत अनाज हम ले पाएंगे अपनी डाइट में उतना बेहतर रहेगा। जिन लोगों को शुगर है उन लोगों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? जैसा कि साक्षी जी ने बताया कि ऐसे फूड जो कि बहुत तेजी से शुगर के लेवल को ना बढ़ाएं, तो ऐसे फूड जो है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं, जैसे कि चीनी हो गया, आइसक्रीम हो गया, मीठे लगने वाले फल हो गए। आजकल आमों का सीजन है तो आम हो गए, अंगूर हो गए या चीकू हो गए, तो ऐसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं, तो इन्हें अवॉइड करना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट के स्रोत में जैसे कि ऐसे अनाज हमें खाने चाहिए जिनके ऊपर की छिलका न हटाया गया हो। मीठे की बात चली है तो क्या चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। शहद हो या गुड़ हो या चीनी हो, सभी एक बराबर हैं। ये एक आम भ्रांति है कि चीनी के बदले हम गुड़ खा रहे हैं या शहद खा रहे हैं तो वो हानि नहीं पहुंचाएगा। स्वाद के लिए जितना जरूरी है कम से कम खाएं, और जिन लोगों को डायबिटीज की या शुगर की समस्या है वो न के बराबर खाएं, तो ये उनके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग शुगर के मरीज हैं कई बार उनकी लो शुगर हो जाती है, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, उन्हें क्या लेना चाहिए? हाइपोग्लाइसीमिया जिसको कि हम कहते हैं कि अचानक शरीर के अंदर जो शुगर की मात्रा कम हो जाए, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। जब कभी भी ऐसी समस्या आए तो तुरंत मुंह के अंदर में जो है चीनी या फिर ग्लूकोज को ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ मिनटों तक ही अगर शुगर की मात्रा कम हो जाए आदमी बेहोश हो सकता है, और उसके कारण जो परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज जिसे हम लोग कहते हैं, जो जान पर तक बन करके आ सकती है। कि अगर ऐसा हो तो क्या खाना चाहिए? देखिए, हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी हुआ कि हाइपोग्लाइसीमिया होता क्यों है। शुगर के मरीज जब कभी जो शुगर को कंट्रोल करने वाली दवा खाते हैं और उसके बाद भोजन नहीं करते हैं, तब उस समय हाइपोग्लाइसीमिया की समस्या होती है। तो शुगर के मरीज को कभी भी उपवास
नहीं करना चाहिए सबसे पहले, और उन्हें एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करनी चाहिए सो फार एज ड्रग एंड डाइट इज कंसर्न, यानी कि दवा और भोजन के संबंध में परफेक्ट सामंजस्य बना रहना चाहिए। और जब कभी भी दवाई खाएं उसके बाद भोजन को कभी भी स्किप ना करें। दिन में 3 बार खाना और 2 बार अल्पाहार, जिसको हम लोग स्नैक्स कहते हैं, तो वो रूटीनली लें। डॉक्टर पीयूष, हमें आप हृदय रोगियों के बारे में भी कुछ बताइए कि उन्हें कैसा खाना खाना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। HFSS यानी फूड दैट इज हाई इन फैट, सॉल्ट एंड शुगर, इसे हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हृदय रोग से बचने के लिए और उसके नियंत्रण के लिए हमें नमक नंबर 1 उसको कम करना चाहिए। नंबर 2 ऐसा फैट जो कि ज्यादा हो। फैट को जीरो करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फैट का स्रोत जो है वो सही और स्वास्थ्यपूर्ण होना चाहिए, और शुगर जो है वो अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर पीयूष, मैं एक और बात कहना चाहूंगी, ये चीजें तो हम अवॉइड करेंगे, पर हमें सलाद जरूर ऐड करनी चाहिए। फल और सब्जियां 3 से 4 प्रकार की अलग अलग रंग में जरूर रोजाना अपने आहार में लें। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपके प्लेट जितने ज्यादा कलरफुल रहेंगे वैसे ही आपकी अपनी जिंदगी में जो है खुशियों के रंग बने रहेंगे। बिहार से हमारे श्रोता हैं। सर नमस्कार, मैं बिहार पटना का रहने वाला राधे रमन शर्मा हूँ, और मैंने दांत लगवाए थे और मुझे खाने वगैरह में अभी थोड़े तकलीफ आ रहे हैं, तो इसके लिए मुझे उचित सुझाव चाहिए। तो आपको क्या लगता है उनकी जो फिटिंग है डेंचर की वो ठीक नहीं है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, आमतौर पर अगर डेंचर जो बनाए जाते हैं वो मसूरों के शेप एंड साइज को देख करके बनाए जाते हैं। कई बार जो है एडजस्टमेंट में माइनर चेंजेस हो सकता है, वो जरूर अपने डेंटिस्ट से मिले, उससे जो है वो उनको तकलीफ कम से कम या ना के बराबर होगी। तो मैं सलाह दूंगा कि वो अपने डेंटिस्ट से जाकर के एक बार जरूर इसकी चेकअप करवा लें। हरियाणा से एक श्रोता है हमारे। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से रामपाल बोल रहा हूँ। पानी पीने में बहुत समस्या आ रही है, ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंसा सा है, और कभी कभी तो खाना भी बाहर को आने को होता है। तो डॉक्टर साहब कुछ दवा बताओ, मैं तो बहुत परेशान सा हूँ। ये किस तरह की मेडिकल कंडीशन है? देखिए, इस तरह की मेडिकल कंडीशन को हम लोग डिस्फेजिया कहते हैं, यानी कि खाने समय और निगलने के समय में जो डिफिकल्टीज होती है, ये कई वजहों से हो सकता है। इसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि ये फंक्शनल हो, जैसे कि उनके जो फूड की जो नली है, फूड पाइप है, उसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, फिर भी ऐसा ये हो सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके जो फूड पाइप के ऊपर में जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं वहां पर कोई इन्फेक्शन हो, या जो आपको इसोफेगस फूड पाइप कहते हैं उसमें जो किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा हो। अगर ये समस्या हाल के समय में आई है और वो परसिस्ट कर रही है, तो वो जरूर डॉक्टर से जाकर के इसकी जांच करवाएं। हो सकता है कि शायद उन्हें कुछ ना हो, ये फंक्शनल हो, तो डॉक्टर उन्हें इस बात की भी सलाह दे सकते हैं कि शायद उनके खान पान में अगर ज्यादा मसालेदार चीजें हों, वो चीजें कर सकते हैं। तो मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वो डॉक्टर से जरूर अपनी जांच करवा लें। जो आपने बताया डिस्फेजिया, क्या इसकी वजह हो सकती है? क्या स्ट्रोक भी इसकी वजह हो सकती है? न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर भी हो सकता है? जी, डिस्फेजिया बेसिकली क्या होता है, जब कभी भी हम लोग खाते हैं तो हमारे चबाने के साथ साथ निगलने के बीच में ईश्वर ने ऐसा तंत्र बनाया है कि उसमें एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होता है। अब जब कभी भी ये कोऑर्डिनेशन खराब हो जाए, ये कोऑर्डिनेशन जो जैसा कि आपने बताया कि वो मांसपेशियों में गड़बड़ी की वजह से हो सकता है, या फिर जो फूड पाइप जो मुंह से लेकर के पेट तक जो हमारी नली होती है उसके अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से हो सकता है, या कुछ कंडीशन में ये कैंसर के प्रारंभिक लक्षण भी हो सकते हैं। लेकिन यह बात बताते समय मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक ये जरूर कहना चाहता हूं कि परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि ये 100 में से सिर्फ 5 लोगों को ही कोई बीमारी हो सकती है। 90% में, जिसको कि हम लोग फंक्शनल डिसऑर्डर कहते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि जो खान पान और व्यायाम संबंधित सावधानियों को बरतने के बाद खुद ब खुद ठीक हो सकता है। तो उससे बचने के लिए ये जरूरी है कि जो ज्यादा एसिडिटी वाले चीज हो वो न खाएं, वो उसे अवॉइड कर सकते हैं। बार बार चाय पीने या इस जैसी चीज हुई उसमें थोड़ी कमी कर सकते हैं। लेकिन अगर अचानक से ये अगर आपका कभी हो रहा है तो वो डॉक्टर से मिलने से ना झिझकें। साक्षी जी, एक वरिष्ठ नागरिक को दिन में कितना पानी पीना चाहिए? एक वरिष्ठ नागरिक को 10 से 12 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए, और एकदम से आपको पानी नहीं पीना है। अपना पानी आप बांटे, हर घंटे में 1 ग्लास पानी का सेवन जरूर करें। पानी धीरे धीरे पिएं, एकदम से ना निगलें। आप हमें ये बताइए कि फलों के खाते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पौष्टिक ज्यादा है, या ये ध्यान रखना चाहिए कि इस मौसम में आ रहा है?
जी, मौसमी फल तो हमेशा ही आपको चूज करने हैं और फलों का जो पोषण है वो लगभग सेम ही रहेगा। अगर आप ज्यादा मीठे लगने वाले फल, आम, केला, चीकू, अंगूर, इनको अगर आप सीमित मात्रा में खाएंगे, बाकी कोई भी फल जो है वो आप लगभग सेम तरीके से आप खा सकते हैं। साबुत फल खाने चाहिए कि जूस पीना चाहिए? साबुत फल, हमेशा साबुत फल, क्योंकि जो जूस रहता है उसमें जो शुगर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जो फाइबर है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर आप देखिए खट्टे फलों में विटामिन सी की जो मात्रा अगर आप फल और जूस में कंपेयर करेंगे तो जूस में उसकी मात्रा आधी हो जाती है जो आपको फल में मिलती है। तो फल हमेशा साबुत खाएं। कुछ सीनियर सिटीजन्स के लिए फल कस के खाना भी ज्यादा आसान हो सकता है, वो उसको उस प्रकार से कह सकते हैं जिनको साबुत फल खाने में कठिनाई हो। बात चलिए खाने की, स्वाद की, और मसालों का जिक्र न हो तो बात अधूरी रह जाती है। हम ये जानना चाहते हैं कि रसोई की ऐसे कौन कौन से मसाले हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं या हमें करना चाहिए पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए। जी, सबसे पहले सीनियर सिटीजन्स को ज्यादा मसाले वाला खाना मना किया गया है। हल्दी, लौंग, तेजपात, इलायची, इन सब का बहुत महत्व है, पर सही तरीके से सही खानों में लेना ज्यादा आपको फायदा करेगा। अगर आप अपने सब्जियों में काफी ज्यादा मसाले डालेंगे तो आपको इनडाइजेशन की समस्या हो सकती है। अब अगर आप पूछे हम कैसे इसका बेहतरीन लाभ उठा सकते हैं, तो काढ़े में आप अगर इसको पिएं, रात में हल्दी वाला दूध पिएं। अगर आप सुबह जैसे डायबिटीज वाले मरीज अगर सुबह सिनेमन का जो बार्क होता है उसको भिगा के, या मेथी को अगर भिगा के रात में सुबह उसका पानी लें तो आपको भरपूर फायदा मिलेगा। पर क्या ये आवश्यक है कि आपको वही चीजें आपके खान पान में मिर्च मसाले से इजाफा करके मिले? ये सही तरीका शायद नहीं होगा। सही होना चाहिए। सब एक बात है, ये सच है कि हम खाने के लिए नहीं जीते, लेकिन ये भी तो सच है कि खाने के बिना जीने का भी क्या मजा रहता है। बिल्कुल। इसलिए आप हमें कोई ऐसे डिश बताइए जो हमारे वरिष्ठ नागरिक ले सकें, स्वाद भी हो, खाने में भी आनंद आए और उनको नुकसान भी ना दे। जी, तो आप कुछ चीजें जैसे बेसन का पूड़ा, बेसन का चीला, ये जिनके दांतों की पकड़ थोड़ी कमजोर भी रह गई है, उनके लिए भी बेहतरीन है। सरसों तेल में या घी में, ये भी बता दीजिए। जी, सरसों के तेल में। जो भी तेल के पदार्थ आपके घर में जम जाते हैं उनका प्रयोग नहीं करना है। जो नहीं जमते हैं तेल, उनका प्रयोग आपको ज्यादा करना है। इसमें स्वाद बदलने के लिए क्या बेसन में उसके स्थान पर थोड़ी बहुत सूजी भी डाली जा सकती है? जी, बिल्कुल डाली जा सकती है। और अगर उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दी जाए तो? जी, आप पालक डालिए, अजवाइन डालिए, और कभी कभी उसमें प्रोटीन बढ़ाने के लिए आप उसमें पनीर भी डाल सकते हैं। और आप उसको अगर सूजी से ज्यादा मैं कहूंगी आप ओट्स अगर डाल लें तो फिर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। यहाँ एक बात हम और जानना चाहते हैं, तो इस चीले में अगर हम कस के घिया डाल दें? बिल्कुल डाल सकते हैं। पत्ते डाल दें? बिल्कुल डाल सकते हैं। पालक के पत्ते। इसका मतलब यह है कि हमारे श्रोताओं के लिए रास्ता खुल गया है कि वो चीला खा सकते हैं और इस तरह के चीले खा सकते हैं जो स्वादिष्ट भी रहेंगे और उनके लिए पौष्टिक भी रहेंगे। अशोक जी, हमने बहुत लंबी बातें कर ली और हम तो अपने श्रोताओं को गाना सुनवाना ही भूल गए। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि डॉक्टर पीयूष जो हमारे साथ हैं वो खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो पहले हम उनसे कुछ पंक्तियां सुनते हैं गाने की। मुझे एक कालजयी गीत जो आर.डी. बर्मन साहब ने बहुत साल पहले बनाया था, तो मैं इसे 2 पंक्तियां गुनगुना कर बताता हूँ। इरशाद। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो 7 रंग हैं, ये जहां रंगी बना
हम आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए और हमारे साथ हैं डॉक्टर पीयूष और डाइटिशियन साक्षी चोपड़ा। हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों के खान पान के बारे में। तो इस चर्चा को जारी रखते हुए अगला सवाल साक्षी जी आपसे है कि जो सूखे मेवे होते हैं उन्हें कहा जाता है कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं अगर उन्हें सीमित मात्रा में लिया जाए। जी, मेवे आप सुबह भिगा के लेंगे तो वो ज्यादा फायदा करेंगे और आप मुट्ठी भर मेवा हर दिन खा सकते हैं। जितना आप अनेक प्रकार का मेवा लेंगे जैसे बादाम, अखरोट, तिल, उतना ही आपको भरपूर फायदा मिलेगा। तो आप रात में सारे मेवे आप भिगा सकते हैं और सुबह उठने के बाद आप उसको ले सकते हैं। वो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तिल को सारे साल ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तिल काफी गर्म होता है तो सिर्फ सर्दियों में इसका सेवन करना चाहिए। जी देखिए, मेवे वैसे भी गर्म होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि उन्हें सीमित मात्रा में लेना चाहिए और मुट्ठी भर लेना चाहिए। गर्मियों में भिगा के जरूर लें। डॉक्टर पीयूष, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से हमारे एक श्रोता ने पूछा है। जी डॉक्टर, मेरा नाम ज्ञान देवी है और मैं यूपी अलीगढ़ से रहने वाली हूँ और मेरा मुंह ऐसा कड़वा कड़वा सा रहता है अजीब सा, तो मेरे को क्या खाना चाहिए? मुंह कड़वा कड़वा लगने के कई रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले जो ओरल हाइजीन है, जैसे दांत और जो मसूड़ा का स्वास्थ्य है, वो इम्पोर्टेंट है। इसके लिए वो अपने डेंटिस्ट के साथ चेकअप करा लें। साथ ही साथ वो थोड़ा सा ये भी समझने की जरूरत है कि उनको अगर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज यानी कि पेट से अम्लीय पदार्थ जो है वो अगर मुंह के अंदर बार बार आ जा रहा है तो भी कड़वा हो सकता है। अगर ये लंबे समय से चल रहा है या बहुत लोगों को यूं ही ऐसा मन में लगता है, कोई बीमारी नहीं होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये अगर कोई रिसेंट चेंज है तब वो जरूर देखे जाने की जरूरत है और डॉक्टर से इसका संबंधित जांच भी कराने की आवश्यकता है। और जो मुंह सूखा सूखा सा लगता है, जिसे कहते हैं ड्राई लगना, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ड्राइनेस ऑफ माउथ जो है वो कई वजह से हो सकती है। बहुत कम वजह में जो एक है कि जिसमें सिस्टमिक स्क्लेरोसिस या जोगरन सिंड्रोम जैसी कुछ गठिया संबंधित बीमारी है, लेकिन वो 1% लोगों में हो सकता है। कई बार हमें यूं ही जो है वो पानी बहुत देर तक न पिए तो भी लग सकता है। अगर एंग्जाइटी रहे, जो किसी भी तरह से चिंता फिक्र या ऐसी अगर चीज रहे तो उस समय भी मुंह सूखने की बात हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे वजह हैं जिसमें कि मुंह सूख सकता है। मध्य प्रदेश सागर से हमारे श्रोता ने पूछा है कि उन्हें भूख नहीं लगती है। डॉक्टर साहब, मैं हुकमचंद बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश सागर से। मैं 67 साल का हूँ और मुझे भूख नहीं लगती, तो मैं क्या करूँ? भूख न लगने की वजह कई हो सकती है। कई बार जो है वो शरीर के अंदर अंदरूनी जो बीमारी है उसकी वजह से भी, जैसे लीवर या जैसी बीमारी की वजह से भी हो सकती है। कई बार अत्यधिक चिंता या अवसाद, इसकी वजह से भी भूख न लगने की बात हो सकती है। कई बार हम लोग भूख को लेकर के कई भ्रांति पाल लेते हैं। ऐसा लगने लगता है कि वजन ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए स्वतः जो है लोग अपने इंटेक को कम कर लेते हैं। अगर किसी बीमारी के लक्षण है, ऐसा हो रहा है कि दिन भर में अगर 5-7 रोटी या थोड़ा दूध, चावल, ये सब भी अगर नहीं खा पा रहे हैं, उनका वजन कम हो रहा है, तो डॉक्टर से जाकर के मिले और थोड़े से फैमिली सपोर्ट। बेड रिडन मरीज होते हैं, उन्हें क्या देना चाहिए खाने में? ये इन बातों पर डिपेंड करता है कि वो बेड रिडन जो मरीज हैं वो किस तरह से हैं। अगर उनको जैसे लकवा हो गया है, उन्हें निगलने में दिक्कत हो रही है, या कोई जो कैंसर के मरीज रहते हैं उन्हें मुंह के अंदर में जो राइल्स ट्यूब लगा करके जो लिक्विड डाइट है वैसा दिया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कमजोरी की वजह से बहुत ज्यादा चल फिर नहीं पा रहे हैं या ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से है, तो उन्हें वो नॉर्मल खाना ये दिया जा सकता है जो घर में बन रहा हो, जो कि लोकल हो और जो उनकी रुचि के अनुसार। क्या ऐसे मरीजों को विटामिन के सप्लीमेंट्स देने चाहिए? जी हाँ, ये डॉक्टर की सलाह के बाद जो है, खासकर ऐसे लोग जो कि फूड को कम खा रहे हैं उन्हें विटामिन सप्लीमेंट्स दिया जा सकता है। ये जरूरी है कि उन्हें स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड फ्रीक्वेंटली दिया जाए। जी, मैं ये भी कहना चाहूंगी उनका भोजन का समय भी बांधे ताकि उनको उसी टाइम पे भूख भी लगे और खाने का समय भी हो। हमारे वरिष्ठ नागरिकों को चाय कॉफी किस मात्रा में लेनी चाहिए? 2 से 3 कप चाय एक दिन में काफी है, इससे ज्यादा ना पिएं। शाम में चाय ना पिएं, क्योंकि आपको अगर सोने में तकलीफ है, अगर टाइम पे आप उठ जाते हैं नींद से, तो आपको चाय का सेवन सोने से 6 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए। और ग्रीन टी भी आप ले सकते हैं, पर उसकी भी मात्रा उन्हीं 2 से 3 कप में आपको रखनी है। अगर आप 3 कप चाय या कॉफी ले रहे हैं और 2 कप ग्रीन टी ले रहे हैं, वो सही तरीका नहीं होगा। तो अब हम साक्षी जी से सुनना चाहेंगे उनकी पसंद का गाना। जी, आप रविंद्र जैन जी का गीत गाता
हमारे साथ थे एम्स दिल्ली के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन और डाइटिशियन साक्षी चोपड़ा, जिन्होंने हमारे वरिष्ठ नागरिकों को खाने पीने का सही ढंग बताकर उन्हें सेहतमंद रहने का मंत्र दिया और उनमें आत्मविश्वास का भाव जगाया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको याद दिला दें कि एक कदम और बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम का अगला अंक FM गोल्ड पर रविवार 28 अगस्त को रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। इसमें आपको बुजुर्ग और पेंशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। आप अपने सवाल इस नंबर पर पूछ सकते हैं 92890। एक कदम और श्रृंखला की चौथी कड़ी, बुजुर्गों का खान पान कैसा हो। आज के विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर पीयूष रंजन और पोषाहार विशेषज्ञ साक्षी चोपड़ा। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थीं आकाशवाणी संवाददाता सांझला कौल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।